गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। पिछली कक्षा में हमने आप लोगों को मानसिक रूप से विकलांग बालकों के विषय में बताया था, उनके अर्थ, परिभाषा एवं मंद बुद्धि बालकों की क्या विशेषता है, उनकी किन विशेषताओं के कारण हम यह पहचान कर पाते हैं कि ये बच्चे मंद बुद्धि के हैं। इनके विषय में हमने आप लोगों को बताया था। आज का टॉपिक है मंद बुद्धि बालकों के प्रकार। तो बच्चों, मंद बुद्धि बालकों के 3 प्रकार हैं। मंद बुद्धिता सभी बालकों में समान रूप से नहीं पाई जाती है। बच्चों, ये ध्यान रखें कि सभी बालकों के विकास की स्थिति एक समान नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार सभी बालकों में मंद बुद्धिता समान रूप से नहीं पाई जाती है। कुछ बालकों में मंद बुद्धिता बहुत अधिक पाई जाती है तो कुछ में कम। बुद्धि लब्धि के आधार पर मंद बुद्धिता के स्तर को मापा जाता है। यह ध्यान रखिएगा बच्चों कि किसी भी बालक या व्यक्ति की मानसिक स्तर को नापने के लिए हमें उसके IQ लेवल के आधार पर ही उसकी मानसिक स्तर को मापा जा सकता है और माप सकते हैं। सामान्यतः जिन बालकों की बुद्धि लब्धि यानी मानसिक स्तर 70 से कम होती है उन्हें मंद बुद्धि वाला बालक माना जाता है। इस प्रकार IQ यानी बुद्धि लेवल के आधार पर मंद बुद्धि बालकों को 3 वर्गों में बांटा गया। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम ये जो पिक्चर लगाए हैं उसमें लिखा हुआ है और लिखे हैं। पहला है मूर्ख, दूसरा है मूढ़ और तीसरा है जड़ बुद्धि बालक। अब मूर्ख बालक में ऐसी क्या क्षमता पाई जाती है, ऐसी उनकी IQ लेवल का स्तर क्या होता है, किस वजह से उन्हें मूर्ख बालक की श्रेणी में रखते हैं, इसको जानते हैं। तो जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 50 से 70 के बीच होती है उसे मूर्ख कहते हैं और ये जीवन पर्यंत बच्चों मूर्ख ही रहते हैं। इनमें कोई सुधार नहीं होता। ये सोचा जाए कि इनके शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा इनके IQ लेवल में बढ़ोतरी हो सकती है, IQ लेवल बढ़ सकता है, तो ऐसा संभव नहीं है। इनकी बुद्धि 7 से 10 वर्ष के बालकों की तरह ही होती है। इनकी उम्र भले ही बच्चों 25 से 30 वर्ष की हो जाए, ये युवा अवस्था में पहुंच जाए या प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाए या किशोरावस्था में या वृद्धावस्था में, अवस्था कोई भी हो, कोई भी आयु हो इनका, लेकिन इनके सोचने समझने और व्यवहार करने की जो तरीके हैं वो 7 से 10 वर्ष के, और इनमें बुद्धि भी 7 से 10 वर्ष के बालकों के बराबर ही पाया जाता है। इन्हें पढ़ने लिखने की पूरी सुविधा भी प्रदान किया जाए तथा पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक की भी व्यवस्था किया जाए, योग्य शिक्षक भी नियुक्त किया जाए, तब भी ये 15-16 की अवस्था तक मात्र दूसरी या तीसरी ही कक्षा पास कर सकते हैं। इस प्रकार से आप यह समझिए कि इनकी बुद्धि का विकास केवल 7 से 10 वर्ष के बालक के समान हो सकता है। यह आयु इनकी चाहे 15 से 16 वर्ष हो, चाहे 25 से 30 वर्ष हो, चाहे 40 से 50 वर्ष हो, इनके लिए यह मायने नहीं रखता। इनकी उम्र बढ़ती है लेकिन उनकी बुद्धि की क्षमता नहीं बढ़ती है। इन बालकों में स्मरण शक्ति, सोचने विचारने की शक्ति बहुत कम होती है। इनमें दूरदर्शिता, मौलिकता, तर्क शक्ति, चिंतन, स्मरण आदि का काफी अभाव होता है। लेकिन ये मेहनत मजदूरी करके रोजी रोटी कमाने खाने लायक होते हैं। इसलिए इन्हें मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा पाने योग्य मंद बुद्धि बालक कहा है। इन्हें मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है बच्चा? इन्हें मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि शिक्षा पाने योग्य
मंद बुद्धि बालक हैं। दूसरा प्रकार आता है बच्चों मूढ़ बालक। अभी आपने मूर्ख को समझा, मूढ़ जिनका आईक्यू लेवल मूर्ख बालकों से भी कम होता है, अर्थात जिन बालकों का आईक्यू लेवल 25 से 50 तक पाई जाती है वे मूढ़ के अंतर्गत आते हैं। इनके संपूर्ण जीवन काल में बौद्धिक एवं मानसिक स्तर इनका 3 से 7 वर्ष के बालकों की तरह होता है। इनके संपूर्ण जीवन काल अर्थात किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था किसी भी आयु वर्ग में ये हों, लेकिन इनके जो मानसिक स्तर है, जो बुद्धि लब्धि है, मानसिक स्तर इनका 3 से 7 वर्ष के बालकों की तरह ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। और आजीवन ये 3 से 7 वर्ष के बालक के भांति ही व्यवहार करते हैं। इन्हें पढ़ना लिखना नहीं सिखाया जा सकता है, लेकिन प्रशिक्षण के द्वारा कुछ सामान्य कार्य अवश्य सिखाया जा सकता है, जैसे भेड़ बकरियां चराना, बोझ उठाना, मजदूरी करना, गड्ढा खोदना आदि। इसलिए इन्हें प्रशिक्षण योग्य मंद बुद्धि बालक भी कह सकते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, मूर्ख बालक को शिक्षण योग्य बालक कह सकते हैं, मंद बुद्धिता शिक्षण योग्य बालक, लेकिन मूढ़ बुद्धि बालक को शिक्षा नहीं प्रदान किया जा सकता, उन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं सिखाया जा सकता है। इनके लिए यह क्षमता, इस पढ़ने लिखने की क्षमता से यह बिल्कुल अयोग्य होते हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि 3 से 7 वर्ष के बालकों के बराबर ही होती है। आयु वर्ग इनका कुछ भी हो, चाहे वह 15-16 साल के हो, चाहे 25-30 साल के, चाहे 40-50 साल के, या 50 से 60 के बीच में आयु एज इनका कोई भी हो, लेकिन इनका मानसिक स्तर 3 से 7 वर्ष है। इसलिए इन्हें पढ़ाने लिखाने भी नहीं, पढ़ाया लिखाया भी नहीं जा सकता है। हाँ, इनके लिए एक चीज हो सकता है बच्चों की, इन्हें प्रशिक्षण के माध्यम से सामान्य कर और सामान्य कार्य सिखाया जा सकता है। इसलिए इन्हें प्रशिक्षण योग्य मंद बुद्धि बालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रशिक्षण योग्य मंद बुद्धि बालक भी कह सकते हैं। तीसरा आता है बच्चों जड़ बुद्धि बालक। अभी आपने मूर्ख बुद्धि पढ़ा, जिसका आईक्यू लेवल 50 से 70 के बीच में था। इसके बाद मूढ़ पढ़ा, मूढ़ बालक का बुद्धि लब्धि क्या था? 25 से 50 के बीच में। अब आपको जड़ बुद्धि को समझना है, तो जब मूढ़ बुद्धि बालक का आईक्यू लेवल 25 से 50 है, तो जड़ बुद्धि उससे भी कम होगा बच्चों। यानी कि इनका बौद्धिक स्तर यानी बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल 25 या 25 से भी कम ही होती है। मानसिक दुर्बलता की दृष्टि से ये सर्वाधिक मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं। इनकी बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू लेवल बच्चों 25 से अथवा 25 से भी 25 अथवा 25 से भी कम होती है। इनका मानसिक विकास 2 वर्ष के बालकों की भांति होता है। 2 वर्ष के बालकों से क्या तात्पर्य? 2 वर्ष का बालक पूरे जीवन 2 वर्ष का बालक दूसरे पर डिपेंड रहता है, लेकिन जैसे से उसका विकास होता है, उसकी आईक्यू लेवल बढ़ती है, तो वो सामान्य बालक की श्रेणी में है। लेकिन यहाँ पे बालक जो है 25 साल का, लेकिन उसका आईक्यू लेवल क्या है? 25 से 30 साल की बालक व्यक्ति का आईक्यू लेवल 25 है, और उसका व्यवहार क्या है? उसका मानसिक स्तर 2 वर्ष के बालक का है, तो वह कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। वह अपने सभी कार्यों के लिए पूर्णतः दूसरों पर आश्रित रहता है बच्चों, क्योंकि उसका मानसिक लेवल 2 वर्ष का है, तो वह हर कार्य के लिए असक्षम है।
इसलिए इसे आश्रित बालक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरे जीवन पूर्ण रूप से दूसरों पर आश्रित रहते हैं। इन्हें भोजन कराने, जैसे एक छोटे बच्चे को, 2 वर्ष के बच्चे को भोजन कराने, नहलाने, वस्त्र पहनाने, कंघी करने, जो भी क्रियाएं हम 2 वर्ष चाइल्डहुड के बच्चे के साथ करते हैं, वह क्रियाएं हम इन बालकों के साथ करेंगे जिनका एज ग्रुप, चाहे वो 15-16 साल के हैं, चाहे वो 25-30 साल के हैं, चाहे वो 40-45 साल के, चाहे वो 50 साल के व्यक्ति हों। एज, इनकी अवस्था चाहे जो भी हो, लेकिन इन्हें वह सभी कार्य करने होते हैं इनका जो 2 वर्ष के बालक के करने होते हैं। ये आश्रित बालक, ये आश्रित व्यक्ति हैं। इन्हें भोजन कराने, नहलाने, वस्त्र पहनाने, कंघी कराने आदि कार्यों के लिए दूसरे लोगों की आवश्यकता होती है। ऐसे बालकों या व्यक्ति की देखभाल, सुरक्षा एवं संरक्षण ठीक उसी प्रकार से की जाती है जैसे 2 वर्ष के छोटे बालकों का करना पड़ता है। ये दूसरी बात है कि इनकी एज बढ़ गई है, लेकिन इनका मानसिक स्तर नहीं बढ़ा है। ये युवा हो जाते हैं, हृष्ट पुष्ट रहते हैं, लेकिन ये कुछ भी कर नहीं पाते हैं। इनके अंदर लेवल 2 वर्ष का ही होता है, मानसिक लेवल। इसके साथ साथ बच्चों, ये दूसरों से बातचीत भी नहीं कर पाते हैं। अतः जीवन यापन में यह पूर्णतः असमर्थ होते हैं। उचित देखभाल के अभाव में ये विभिन्न बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इस कारण इनकी मृत्यु असमय होती है, अर्थात इस कारण इनकी मृत्यु कम आयु में ही हो जाती है। मंद बुद्धि बालकों के कुछ विशिष्ट प्रकार भी होते हैं बच्चे। जैसे मंद बुद्धि बालकों के कुछ प्रमुख प्रकार थे, जिसमें मूर्ख बुद्धि, मूढ़ बुद्धि और जड़ बुद्धि पढ़ा आपने। इसी प्रकार से मंद बुद्धि बालकों के कुछ विशिष्ट प्रकार भी होते हैं। मूर्ख, मूढ़ तथा जड़ बुद्धि बालकों के अतिरिक्त भी कई बालक ऐसे होते हैं जिन्हें विशिष्ट मंद बुद्धि की श्रेणी में रखा जा सकता है। एलसी पेनरोज ने 1963 में अपनी पुस्तक बायोलॉजी ऑफ मेंटल डिफेक्ट में, किसने किया था बच्चों? एलसी पेनरोज ने 1963 में अपनी पुस्तक बायोलॉजी ऑफ मेंटल डिफेक्ट में 30 प्रकार के मंद बुद्धि के बालकों का वर्णन किया। इनमें से मुख्य 4 प्रकार, इनमें से जो मुख्य थे वह 4 प्रकार के थे, जो प्रमुख थे, जिनमें विशिष्टता की ज्यादा, जिनको बहुत ज्यादा प्रकाश डाला गया, वो मुख्य रूप से 4 थे। पहला था बच्चों मंगोलिज्म। मंगोलिज्म इस प्रकार की मानसिक दुर्बलता सर्वाधिक पाई जाती है। इस प्रकार के मंद बुद्धि के बालकों का नाम मंगोलिज्म इसलिए रखा गया था बच्चों, क्योंकि इनकी शारीरिक बनावट काफी हद तक मंगोल जाति से मिलती जुलती थी। इनकी शारीरिक, किसलिए इनका नाम मंगोलिज्म रखा गया बच्चों? क्योंकि इनकी शारीरिक बनावट काफी हद तक मंगोल जाति से मिलती जुलती थी। इनकी आंखें छोटी, नाक चपटी, होंठ पतले व सूखे, पलकें मोटी, मुंह पर तिरछापन, गर्दन छोटी तथा हाथ पैर बड़े होते थे। दांत छोटे एवं बेडौल होते हैं। आवाज रूखी, भारी एवं मोटी होती है।
मंद बुद्धि वाले 75% बालकों को, मंद बुद्धि वाले जो 75% बालक थे उनका बौद्धिक स्तर जड़ बुद्धि वाले बालकों से भी कम होता था। मंगोलिज्म बालकों का बौद्धिक स्तर जड़ बुद्धि वाले बालकों से भी कम होता था बच्चों। यद्यपि कुछ बालकों का बौद्धिक स्तर 25 से 50 के बीच भी होता था, तो जिन बालकों का बौद्धिक स्तर 40-50 के बीच होता था, यानी कि जो मूढ़ बुद्धि वाले बालक थे उनके बराबर इनका मानसिक योग्यता होता था। कितना? 40 से 50 के बीच में। तो ऐसे बालकों को, ऐसे मंगोलिज्म बालकों को उचित प्रशिक्षण देकर गाय, बैल, भेड़, बकरियां चराना, मेहनत मजदूरी करना, बोझा ढोना आदि सिखाया जाता था। इसके लिए मनोवैज्ञानिकों ने कई अनुसंधान किए और इन अनुसंधानों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि मंगोलिज्म मंद बुद्धिता के दो प्रमुख कारण होते हैं। मंगोलिज्म मंद बुद्धिता के तो क्या कारण थे? दो प्रमुख कारण थे। पहला था अंतःस्वाही ग्रंथियों में असंतुलन होने से। अंतःस्वाही ग्रंथियों में जब असंतुलन होता है तब इस तरह के बालक होते हैं। और दूसरा, पीयूष ग्रंथि का अनियमित ढंग या मंद गति से कार्य करना। तो मंगोलिज्म बालक को सामान्य कार्य प्रशिक्षण के माध्यम से सिखाया जाता है कि वह कार्य करने के योग्य हों। पेनरोज ने 1963 में, पेनरोज ने बच्चों 1963 में अपने अध्ययन के अनुसार यह बताया कि अधिक आयु वाले माता पिता के उत्पन्न बालकों में मंगोलिज्म होने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। इसलिए अधिक उम्र में गर्भधारण करना किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। पेनरोज ने अपने अध्ययन में क्या सिद्ध किया कि बालकों के जन्म के लिए भी माता पिता की एक निश्चित एवं सामान्य आयु निर्धारित की गई है। अब उस आयु में, जैसे कि एक 20 से 25 साल की आयु में जो बच्चे पैदा होते हैं वह सामान्य बुद्धि के होते हैं। यह एक निष्कर्ष के थ्रू था। इसको हम पूर्णतः भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनके शोध के द्वारा उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जिन बच्चों में ये लक्षण पाए जाते हैं, मंगोलिज्म होने की संभावनाएं ज्यादा प्रबल होती है, उन बच्चों के माता पिता अधिक आयु वाले होते हैं। यानी कि अधिक आयु, जिन परिवारों में माता पिता की अधिक आयु होती है, अधिक आयु में माता पिता से उत्पन्न बालकों में मंगोलिज्म होने की संभावनाएं ज्यादा होती है अपेक्षाकृत एक सामान्य आयु, जिनको हम अधिक नहीं कहते हैं, उस आयु में जन्मे हुए बच्चों के आधार पर। इसलिए बच्चों अधिक उम्र में गर्भधारण करना किसी भी दृष्टि से सही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका पूरा असर बच्चों के विकास पे पड़ता है, चाहे वह शारीरिक विकास हो, चाहे वह मानसिक विकास हो, चाहे वह संवेदी विकास हो, चाहे वह सांवेगिक विकास हो। शरीर के किसी भी अंग पर माता पिता के अधिक आयु
में उत्पन्न बालकों पे इसका प्रभाव पड़ता है। अगर वो अधिक आयु के हैं और उस अधिक आयु में अगर वो बच्चे जन्म देते हैं, माता अधिक आयु में बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चे विकलांग पैदा होते हैं और मंगोलिज्म होने की संभावना इस समय प्रबल होती है। इसलिए अधिक उम्र में गर्भधारण करना सही नहीं माना जाता था। दूसरे प्रकार का बच्चों क्रेटिनिज्म, दूसरे प्रकार की जो मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं उन्हें हम क्रेटिनिज्म कहते हैं। यह भी एक प्रकार की मंद बुद्धिता ही है। इसे भी एक प्रकार की मंद बुद्धिता की श्रेणी में रखते हैं। क्योंकि क्रेटिनिज्म से पीड़ित बालकों की बुद्धि लब्धि भी 25 से 50 के बीच में ही होती है। क्रेटिनिज्म की स्थिति में मानसिक विकास के साथ ही साथ शारीरिक विकास भी कम होता है। अभी आपने इसके पहले मूर्ख बालक, मूढ़ बालक और जड़ बुद्धि बालक पढ़ा। सभी का मानसिक विकास कम था, लेकिन शारीरिक विकास सामान्य व्यक्ति की तरह था। लेकिन क्रेटिनिज्म में बालकों की मानसिक विकास के साथ ही साथ उनका शारीरिक विकास भी कम होता है। जिस तरीके से उनका मानसिक विकास 25 से 50 के बीच में है, ठीक उसी प्रकार से उनका शारीरिक विकास भी बहुत कम होता है। इस तरह के बालकों की लंबाई में वृद्धि नहीं होती है बच्चों, क्योंकि इनका शारीरिक विकास भी बहुत धीमी गति से होता है, बहुत ही कम होता है, जिसको ना के बराबर कह सकते हैं, बहुत कम। अधिक से अधिक इनकी लंबाई 3 से 3.5 फीट तक होती है। अतः ये बौने रह जाते हैं। इसलिए ये बालकों की जब शारीरिक विकास नहीं होता है, तो शारीरिक विकास नहीं होता तो इनके शरीर की लंबाई नहीं बढ़ती है, और लंबाई नहीं बढ़ती तो इनके शरीर की लंबाई अधिक से अधिक 3 से 3.5 फीट तक होती है। अतः इस प्रकार के बालक बौने रह जाते हैं। इनका हाथ पैर तो छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, इनके हाथ पैर छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन धड़ अधिक बड़ा एवं विकसित होता है। इनका धड़ बड़ा और विकसित होता है, सामान्य के बराबर हो जाता है। शरीर छोटा लेकिन धड़ बड़ा। चेहरा भावहीन होता है, चेहरे पे कोई भाव नहीं होता है, कोई आकर्षण नहीं होता है। होंठ तथा जीभ अधिक मोटे होते हैं। क्रेटिनिज्म से पीड़ित बालकों में परिपक्वता किशोरा अवस्था तक भी नहीं आ पाती है। ये बिल्कुल अपरिपक्व होते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधानों से यह पता चला कि क्रेटिनिज्म बालकों में यह किस कारण से बालकों में यह क्रेटिनिज्म किस कारण से होता है। तो अनुसंधानों से यह पता चला कि जब थायराइड ग्रंथि की, किस ग्रंथि की बच्चों, जब थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता में गड़बड़ी हो जाती है और थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन कम हो जाता है। किसका स्रावन कम होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन कम हो जाता है, यानी कि उसकी मात्रा कम हो जाती है। तब बालक क्रेटिनिज्म नामक रोग एवं मंद बुद्धिता से पीड़ित हो जाता है। परिणाम स्वरूप ऐसे बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास कुंठित हो जाता है। अब आता है बच्चों तीसरे प्रकार का बच्चों आता है हाइड्रोसिफेली। अभी तक हमने आपको 2 प्रकार समझाया, मंगोलिज्म
पहला प्रकार, जिसमें बच्चा काफी हद तक मंगोल जाति से मिलता जुलता है। दूसरा प्रकार हमने समझाया था आपको क्रेटिनिज्म, जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि यानी IQ लेवल 25 से 50 के बीच में थी और जिनकी शारीरिक बनावट, जिनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, वह 3 से 3.5 फीट तक की होती है, ये बौने होते हैं। ये तीसरा प्रकार आता है बच्चों हाइड्रोसिफेली। इस प्रकार की मंद बुद्धिता में बालक का सिर बहुत अधिक बड़ा हो जाता है। सिर की परिधि 28 तक हो जाती है। सिर पीछे की ओर अधिक विकसित होता है, चेहरा छोटा होता है। सिर की परिधि कितनी होती है? 28 हो जाती है। सिर पीछे की ओर बच्चों अधिक विकसित होता है, पीछे से अधिक विकसित होता है, चेहरा छोटा होता है। अतः सिर बाहर से देखने पर कुछ त्रिभुजाकार सा दिखता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब प्रमस्तिष्कीय मेरुद्रव का श्रावण सुषुम्ना नाड़ी में अधिक होने लगता है, तब बालकों में इस प्रकार की मंद बुद्धिता के लक्षण आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? हाइड्रोसिफेली क्यों कहते हैं इन बालकों को? क्यों? क्योंकि प्रमस्तिष्कीय मेरुद्रव का श्रावण सुषुम्ना नाड़ी में जब आवश्यकता से अधिक मात्रा में होने लगता है बच्चों, तब बालकों में इस प्रकार की मंद बुद्धिता के लक्षण आ जाते हैं। चौथे प्रकार का आता है बच्चों माइक्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली की स्थिति में बालक का सिर सामान्य बालकों की तुलना में बहुत ही छोटा होता है बच्चों। बालक का सिर सामान्य बालकों की तुलना में बहुत छोटा होता है। सिर की परिधि अधिकतम 17 तक होती है। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हमने हाइड्रोसिफेली में बताया था कि सिर की परिधि 28 तक होती है, लेकिन माइक्रोसिफेली में यह 17 तक होती है। सिर पतला एवं त्रिकोणाकार दिखता है। हाइड्रोसिफेली में त्रिभुजाकार दिखता है और माइक्रोसिफेली में यह त्रिकोणाकार दिखता है। इसमें ललाट सामने से चपटा दिखता है। इस कारण इनकी मुखाकृति सामान्य लोगों से भिन्न दिखाई देती है। वैज्ञानिक अनुसंधानों से यह पता चला कि माइक्रोसिफेली मंद बुद्धिता गर्भावस्था के 4 व 5वें माह से ही प्रारंभ हो जाती है। जब गर्भावस्था में जब शिशु माँ के गर्भ में रहता है बच्चों, तभी, और जब शिशु माँ के गर्भ में होता है तो 4 से 5वां माह जब माँ को लगता है, उसी समय से यह माइक्रोसिफेली नामक रोग उसके अंदर पनपने लगता है। और जब बालक माता के गर्भ में पल रहा होता है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि इसका वंशानुगत कारणों के इसका कारण वंशानुगत है, और कुछ ने कहा कि गर्भकालीन अवस्था में एक्सरे के कारण भी बालकों में माइक्रोसिफेली हो सकती है। इसी तरीके से कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा बच्चों कि गर्भकाल में जब माता गंभीर व संक्रामक बीमारी से ग्रसित हो जाती है, तब भी बालक में इस प्रकार की मंद बुद्धिता उत्पन्न हो सकती है। तो वैज्ञानिक अनुसंधान में कई कारण दिखाई दिए। पहला कारण था कि मंद बुद्धिता गर्भावस्था के 4 एवं 5वें माह से ही प्रारंभ हो जाता है। दूसरा था एक्सरे की किरणें पड़ती है माता पिता पर। माता के एक्सरे के द्वारा, जब एक्सरे होता है माँ का, गर्भ में बच्चा पलता है, तो उस समय
अल्ट्रासाउंड की प्रक्रिया होती है। अल्ट्रासाउंड की प्रक्रिया में जो जो किरणें पड़ती हैं उनसे बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, तभी इस तरह की माइक्रोसेफेली नामक विकलांगता बच्चे में आती है। कुछ का कहना था कि वंशानुक्रम ये जेनेटिक है, वंशानुगत कारणों की देन की वजह से बच्चों में ये पाई जाती है। और कुछ लोगों ने कहा कि जब गर्भावस्था में माता किसी गंभीर एवं संक्रामक बीमारी से ग्रसित हो जाती है तब भी बालक में इस प्रकार की मंदबुद्धिता उत्पन्न हो सकती है। इस तरीके से बच्चों माइक्रोसेफेली बच्चों में होने के लिए कहीं न कहीं माँ के गर्भावस्था के दौरान ही यह रोग बच्चों में हो जाता है। मानसिक मंदिता के प्रकार के बाद अब हम आप लोगों को मानसिक मंदिता के कारण पर प्रकाश डालते हैं। मानसिक मंदिता किस कारण से उत्पन्न होती है, इसको जानना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यह समस्या हमारे देश में बहुत ज्यादा हो रही है कि बालकों में मानसिक अक्षमता का पाया जाना आज समाज, देश, राष्ट्र और राज्य इनसे जूझ रहे हैं और सभी के सामने एक ही प्रश्न है कि किस कारण से बच्चों में मानसिक अक्षमता के लक्षण पाए जाते हैं, मानसिक अक्षम होते हैं। मानसिक मंदिता के कई जटिल कारण हो सकते हैं बेटा, किसी एक को हम जिम्मेदार ठहराएं यह संभव नहीं और यह ठीक भी नहीं है। मानसिक मंदिता के कई जटिल कारण हैं। किसी एक प्रकार एवं मात्रा की मानसिक मंदिता के लिए किसी विशेष कारक को ही उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है। किसी एक कारक को हम कभी भी उत्तरदायी नहीं मान सकते हैं कि इसी कारण से बच्चे में मानसिक मंदिता हुई। बच्चे में मानसिक मंदिता के कई कारक हो सकते हैं, कई कारण उसमें हो सकते हैं। वातावरणीय कारण हो सकता है, जन्म से पूर्व का कारण हो सकता है, जन्म के पश्चात का कारण हो सकता है। इसके साथ साथ गर्भ में माता को, जब बच्चा माता के गर्भ में पल रहा है, माँ का पौष्टिक आहार का न मिलना, माँ का मादक द्रव्यों का सेवन करना, विषाक्त पदार्थ का सेवन करना, औषधियों का गलत प्रयोग करना, ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से बच्चों में मानसिक मंदिता आते हैं। मानसिक मंदिता के लिए किसी विशेष कारक को ही हम अगर उत्तरदायी मान लेते हैं तो ये गलत है। इसके अतिरिक्त यह निश्चित रूप से भी नहीं कहा जा सकता है कि ये विभिन्न प्रभावी कारक विकास काल के किस चरण में प्रभावों एवं किस चरण में प्रभावी एवं संयोजित हुए हैं। फिर भी अध्ययन की दृष्टि में रखते हुए मानसिक मंदिता के लिए उत्तरदायी विभिन्न बालकों को उनके प्रभावी होने वाले समय के आधार पे हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला वर्ग क्या आता है? जन्म से पूर्व प्रभावी बालक। दूसरा आता है जन्म के समय प्रभावी कारक। और तीसरा आता है बच्चों जन्म के पश्चात का प्रभावी कारक। जन्म से पूर्व के प्रभावी कारक, जैसा कि जन्म से पूर्व प्रभावी कारक, जैसा कि नाम से ही इसके अर्थ का संबोधन हो रहा है, जन्म से पूर्व यानी बच्चे का जन्म नहीं हो, बच्चा मां के गर्भ में है, गर्भावस्था में ही उसके मानसिक क्रियाओं का विकास न हो पाना, शिशु के मस्तिष्क
के न्यून विकास को प्रभावित करने वाले अनेक कारक ऐसे हैं जो शिशु के गर्भ में आने से पूर्व माता और पिता में उपस्थित रहते हैं अथवा गर्भ धारण करने की स्थिति में प्रभावी होते हैं। इन सभी कारकों को 5 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला वर्ग आता है बच्चों, जन्म से पूर्व प्रभावी कारक में 5 वर्ग आते हैं। पहला वर्ग आता है विषाक्त पदार्थ। अब यह विषाक्त पदार्थ क्या है, इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। यह विषाक्त पदार्थ माता में संक्रमण हो जाने से उत्पन्न होता है। गर्भावस्था के दौरान जब माता संक्रामक रोगों से संक्रमित हो जाती है तब उनके बच्चों में ये दोष पाया जाता है। तो संक्रमण हो जाने से उत्पन्न होते हैं तथा शिशु के दोषपूर्ण विकास के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। गर्भकालीन अवस्था के प्रारंभिक 3 माह के अंदर अगर माता को जर्मन खसरा, मिजल्स, टाइफाइड आदि भयंकर रोग हो जाते हैं, रोग हो जाने से शिशु के मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। इनके ये तो संक्रामक रोगों का प्रभाव हुआ कि मां ग्रसित हुई तो बच्चे का विकास नहीं हुआ। इसके साथ ही साथ बच्चों माता का नशीली दवाओं का प्रयोग, अब सिफिलिस, इन्फ्लुएंजा आदि बीमारियां भी नशीली दवाओं का अगर वो प्रयोग करती है तब भी बच्चों में ये रोग पाया जाता है। इसके साथ साथ माता का सिफिलिस, इन्फ्लुएंजा आदि बीमारियां भी शिशु के मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों औषधियां। औषधियां भी बालक के विकास पर प्रभाव डालती हैं। शुरुआत के 3 महीने में, गर्भावस्था के शुरुआत के 3 महीने में माता को किसी भी प्रकार के दवा को देने से रोका जाता है। गर्भावस्था के दौरान पहले से तीसरे माह के बीच में माता को कोई भी दवा लेने से डॉक्टर मना करता है और कुछ दवाएं जो माता के प्रजनन तंत्र में अकस्मात प्रवेश कर जाती हैं तो वह बच्चों के मस्तिष्क पर प्रभाव डालती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आदि जानबूझकर प्रयोग की जाती हैं, जैसे हीरोइन आदि शिशु के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कार्बन मोनोऑक्साइड अथवा ये सब जो जानबूझ के प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ LSD, हीरोइन आदि शिशु के केंद्रीय तंत्र को प्रभावित करती है, जैसे ड्रग्स लेना, ऐसे ड्रग्स लेना जिसका बच्चे के केंद्रीय तंत्र को जो प्रभावित कर देता है। और कभी कभी गर्भकाल की प्रारंभिक अवधि में गर्भपात के लिए प्रयोग की गई औषधियां भी शिशु के मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार से जन्म से पूर्व माता का इस प्रकार के औषधियों के लेने से बालक के विकास को अवरुद्ध कर देता है। यहाँ तक कि इससे बालक बहरा भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त गर्भधारण से पूर्व या गर्भकाल में माता द्वारा मद्यपान
या धूम्रपान किया जाना भी भ्रूण के अपरिपक्व जन्म के लिए उत्तरदायी होता है। इस प्रकार मानसिक मंदता को एक अप्रत्यक्ष कारण भी कहते हैं। कहाँ आया? इस प्रकार बच्चों मानसिक मंदता का एक अप्रत्यक्ष कारण माता द्वारा मद्यपान या धूम्रपान किया जाना होता है। तो औषधियों के साथ साथ माता का मदिरापान भी बच्चे को मानसिक मंदता की ओर ले जाता है। यहाँ पे इस टॉपिक को हम यहीं खत्म करते हैं बच्चों। अगली कक्षा में इसी टॉपिक से आगे के पॉइंट को हम समझाएंगे। अभी हमने जन्म से पूर्व के कारण को समझाया, इसके बाद हम जन्म के बाद के कारण को समझाएंगे और जन्म के पश्चात के। तो अभी 2 पॉइंट्स आपके और बचे हुए हैं, जिसको हम अगली कक्षा में आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।